हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स। और इस पर डिस्कस करूँगा इस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स और बताऊँगा आगे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की। तो इसमें मैं डिस्कशन दे रहा था पीछे लेक्चर में, उसी क्रम में लेक्चर इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। एनर्जी का जो एक्सप्रेशंस होता है उसे सबसे पहले लिखें। एनर्जी जो होती है वो हमारी रहती है इसमें पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m² और ब्रैकेट में रहता है हमारा nx² प्लस ny² प्लस nz²। तो यहाँ पे क्या करें, nx ny nz की वैल्यू पुट देना शुरू करें। nx ny nz यहाँ पे इंटीजर है और कुछ देर के लिए इवन मान लें पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m² को, इसको वैल्यू देनी शुरू करें और एनर्जी यहाँ कैलकुलेट करें और E अपॉन E1 इधर लिखें। और इस पर मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटीज है और कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। यहाँ पे nx ny nz की वैल्यू हमें सबसे पहले वैल्यू देनी है। तो हम सब जानते हैं कि nx ny nz की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होती है, तो आप 1 से कम नहीं ले सकते। तो जैसे ही आप nx ny nz की वैल्यू को 1 1 1 वैल्यू देंगे तो देखें कि यहाँ पे वैल्यू क्या हमारी बन के आती है। यहाँ जैसे ही यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m²। और जब हम E अपॉन E1 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, क्योंकि पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m² को हमने क्या मान रखा है, E1। अब हम आगे देखें क्या आगे हमारी फर्दर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। आ चुका है इस पर क्वेश्चंस, रेगुलर आता रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से कहूँगा। तो आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। nx की वैल्यू का विकल्प है 2 देने का, ny का 1 है, nz का 1 है। एक वैल्यू तो ये दे सकते हो, nx की वैल्यू को 1, ny को 2 और nz की वैल्यू को 1 वैल्यू दें। nx को 1 दें, ny को 1 दें और nz की वैल्यू को 2 दें। इन तीनों केसों में एनर्जी जो होगी वो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे 2² प्लस 1² प्लस 1² करेंगे। यहाँ पे जब इन वैल्यू को लेंगे तो 1² प्लस 2² प्लस 1² करेंगे और नेक्स्ट इस केस के अंदर इसको 1² प्लस 1² प्लस 2² करेंगे, क्योंकि यही वैल्यू पुट करनी है हमें ऊपर। तो यहाँ एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m² आ गई और ये वैल्यू 6 आ गई। यहाँ क्या महत्वपूर्ण हो गया कि 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं nx ny nz के जिन पे एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है। कितने कॉम्बिनेशन है ऐसे, 3। तो यहाँ पर डीजनरेसी कितनी हो गई, डीजनरेसी इस स्टेट की हो गई 3। और ये हमारी स्टेट थी, यहाँ साथ साथ ये भी लिखते चले स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद बच्चों आगे वैल्यू देनी शुरू करें। क्या वैल्यू देंगे, 2 1 1 के बाद में आपके पास क्या पॉसिबल है, 2 2 2 2 1 देखें। और अगर आप 3 1 1 लेंगे तो ज़्यादा होगी, तो आपको 2 2 1 ही लेना होगा अगली स्टेट। इससे कम की कोई ले सकते हो तो मुझे बताएं, नहीं ले सकते। तो 2 1 2 2 1 2 और 1 2 2। देखें एनर्जी कितनी आई बच्चों इससे, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m²। और E अपॉन E1 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 9। और ये एनर्जी लेवल कितना बन गया, कौन सा बना, SES, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे डीजनरेसी की जब बात करेंगे यहाँ, तो इसमें डीजनरेसी हमारी फिर से 3 आ गई। मैंने ब्रीफ में लिख दिया है डीजनरेसी के लिए D।
G4 रीजनरेसी 3 आ गई। अब इससे आगे एनर्जी लेवल देखें, क्या पॉसिबल है आपके पास? 3 1 1 1 3 1 और 1 1 3। ये कौन सा, कितनी रीजनरेसी आ गई? 3। एनर्जी यहाँ कितनी मिली इनसे? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आया? 11 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को किससे डिवाइड कर लो? E अपॉन E1 हमारा कितना बन गया? 11। और ये कौन सा लेवल बन गया? TS, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ES का जो मतलब है, सिंबल में यूज करता हूं, ES का मतलब लिखता हूं मैं, जब भी ES लिखूंगा तो एक्साइटेड स्टेट, ये मेंशन रखें, कभी बाद में आप लोग उसमें भूल ही जाएं कि ES है क्या मतलब है। F का मतलब फर्स्ट से है, S का मतलब सेकंड से, T का थर्ड से, और फोर्थ पे मैं F नहीं लिखूंगा क्योंकि F ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे फोर्थ ही लिख दूंगा। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा? यहाँ पे रीजनरेसी कितनी हो गई? 3। अगला एनर्जी लेवल 2 2 2। एनर्जी कितनी हो गई? 12। और यहां लिख रहा हूं मैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यहां रीजनरेसी कितनी हो गई? 1। यहां रीजनरेसी कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट, अगर आप जा सकते हैं तो 5th तक जाने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनर देखो यहां घूम रहा है आजकल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। एग्जामिनर कहां तक घूम रहा है? पहले आया करता था ग्राउंड स्टेट पे क्वेश्चंस, फिर आने लगे क्वेश्चन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्वेश्चन, उसके बाद आने लगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक क्वेश्चन, अब थर्ड तक आ चुका है। तो आपको कहां तक तैयार रहना है ऑल द टाइम? फोर्थ और 5th स्टेट तक। आप क्या करें, पेपर एनालिसिस एक ही चीज कर रही है कि हमें यह बताती है कि क्वेश्चन कहां तक पहुंच चुका है एग्जामिनर। जब आपको पता चला है कि क्वेश्चन थर्ड तक पूछे जा चुके हैं, तो आपको 4th 5th तक तैयार रहना चाहिए। तो आप बताएं कितना बन रहा है 5th एनर्जी लेवल में? क्या रखूं वैल्यू? देख लें, पहले चेक कर लें। मिनिमम रखनी है, मिनिमम जिससे भी बन जाए, इन इंटीजरों से आगे हमें चलना है। क्या कितनी कितनी रखें वैल्यू? 1 2 3 1 2 3 सब एग्री हैं? फिर 2, बल्कि 1 को यहाँ पे 1 ही रखें, 1 3 2 कर दें हैं, यहाँ पे 2 1 3 कर दें, 2 3 1 3 1 2। थोड़ा स्पेस नीचे कम पड़ गया, मैंने थोड़ा इसलिए छोटा लिखा है। देख ले कैमरे में आ रहा है सब कवर? ये हमारी रीजनरेसी 6 आ गई। एनर्जी कितनी बनी इनसे देखें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ये हमारा 14 हो गया। और ये कौन सी स्टेट थी बच्चों? हाँ जी, कहाँ तक आ गए थे हम? ये 5th है, तो ये 5th एक्साइटेड स्टेट आ गई। ये 12 कौन सी थी? 4th। 11 कितनी थी? 3rd। 9 कितना था? 2nd। 6 वाली कितनी थी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और 3 थी हमारी ग्राउंड स्टेट। अब आप
इसे अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो आप समझें सही दिशा में आप जा रहे हैं। अब हमें सोचना क्या कि क्वेश्चंस आया क्या है और क्वेश्चंस क्या आने वाला है। देखो क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, अगर आप पीछे के पेपर्स निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। गेट के एग्जाम में पूछा गया कि पार्टिकल 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स के अंदर है, जिसकी साइज जो है क्यूबिक बॉक्स की हर साइड ए है। पूछा गया कि आप बताइए पार्टिकल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड एनर्जी का सम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 6 E1 है, सेकंड की 9 E1 है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 15 E1, आंसर मार्क कर दो। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या आए हैं उन्हें मैं आपको बता दूं। इजी क्वेश्चंस तो देखो ये आए हुए हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रीजनरेसी बताइए कितनी है, आ चुका। एक क्वेश्चन ये आ चुका कि इन एनर्जियों का सम पूछा है। 2 क्वेश्चंस तो हमें ये मिले हैं और ये बहुत एबंडेंट फॉर्म में मिलते हैं। अब मैं आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता हूं कि इस पे क्वेश्चंस फ्यूचर में क्या पॉसिबल बनेंगे। कहता है कि पार्टिकल, देखो मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट करता हूं इसी पे बेस। पूछता है कि पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स के अंदर है, कहां है पार्टिकल। मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उन्हें कैसे हैंडल करें। तो पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में है, कहता है एक स्टेट ऐसी है जिसकी डीजेनरेसी 6 पाई जाती है। पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में है और उसकी डीजेनरेसी कितनी पाई जाती है, 6। बताएं उसकी एनर्जी क्या होगी। एनर्जी के 4 अल्टरनेट हमें दे देगा, यहां से उठाएगा दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। कोई दिक्कत है क्या? आंसर मार्क करोगे 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन, मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अब सपोज कि आप वहां पे इस चीज के लिए गए, तो आप ऐसा मत करना, इस टेबल को मत बनाना, टेबल की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका बस शॉर्टकट अप्लाई करना। क्या करना, इसको सीधा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर के इक्वल करके यहाँ पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। पूरी टेबल की जरूरत नहीं, टेबल से तो मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा नई से नई, और उम्मीद करूंगा कि आगे की सारी जितनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की हो सकती है सब मैं कवर कर दूं। मीन्स एग्जामिनर अभी आगे 10 साल तक जितना सोचे उससे पहले आप तैयार हो। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही आप इससे कंपेरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 14 हो गई। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। आप क्या चाहेंगे, सबसे पहले जब भी कंडीशंस को ओबे करें तो एक चीज तो जरूर सोच लें कि हम nx ny nz की वैल्यू को 4 से कम ही वैल्यू देंगे। क्यों? 4 स्क्वायर ही वैल्यू 16 हो गई, तो आप 4 तो दे ही नहीं सकते। इसके पास क्या हुआ, आपके पास 3 विकल्प रह जाएंगे, 3 से आपको कम वैल्यू देनी है। इस बात को नहीं समझ पाए मेरी बात को? 4 नहीं ले सकते। अगर आपने इनमें से कोई सा भी 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 बन जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है 14, तो क्या बना पाओगे कभी भी? तो मिनिमम जो वैल्यू शुरू करनी है उसे तो 1 से शुरू करोगे, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक दे सकते हो, 3। तो आपको पता चला एक तो 1 रख के देखो, एक 3 रख के देखो। तो जैसे ही 1 स्क्वायर करोगे और 3 स्क्वायर करोगे तो 10 आ गया। तो देखो नहीं आया, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 1 10 हो गया। अब आपके पास में अगली वैल्यू रखने की संभावना केवल एक वैल्यू तुम 2 रख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो आप तुरंत से पहुंच जाओगे कि हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 2 3 है। अब तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, अगर ये संख्याएं तीनों अलग अलग आती हैं तो फिर कुछ मत सोचना, हमारा 6 आंसर है। अगर इनमें से कोई भी संख्या nx ny nz में हमारी कैसी संख्या आ गई कि वो संख्या ऐसी आई जो 2 बार रिपीट हो गई, वहां डीजेनरेसी 3 बार कर देनी है। जहां तीनों डिफरेंट हो वहां 6 आंसर मार्क करना है। उनमें से अगर 2 वैल्यू हमारी सेम हो जाए तो क्या आंसर मार्क करना है, 3। और एक हमें एक बात और पता चली जो महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये nx ny nz की वैल्यू अगर सेम ही हुई तीनों इंटीजर्स, तो डीजेनरेसी 1 मार्क करनी है। अब सपोज क्या क्वेश्चन आपके पास आता है
जैसे कम्युनिकेशंस की दुनिया में देखो कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं और कैसे हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। बच्चा पेन लगाता रहता है कि डीजनरेसी में निकालता हूं और उसमें निकालना ही नहीं होता। आपके पास सपोज क्या कोई क्वेश्चन आता है, उसमें डीजनरेसी 1 लिखी हुई है, डीजनरेसी 3 लिखी हुई है, डीजनरेसी 6 लिखी हुई है और डीजनरेसी 4 लिखी हुई है और पार्टिकल इन क्यूबिक बॉक्स में पार्टिकल है। पूछता है इनमें से कौन सी डीजनरेसी पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कभी भी डीजनरेसी 4 नहीं आई इसमें और आएगी भी नहीं कभी भी। मैक्सिमम डीजनरेसी इसके अंदर 6 हो सकती है, 6 से ज्यादा डीजनरेसी नहीं होगी इन केसों में। इन केसों में यहां तक का कह रहा हूं, इसी स्टेज तक। अभी हमने कल 12 तक भी करी थी कैलकुलेट, याद आ रहा है? इन केसों में अगर हमारी पहली कौन सी स्टेज पूछ रहा है, कौन सी स्टेज तक? 5th तक। इन्हीं स्टेटों में आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो इन टोटो पढ़ें। इन टोटो का मतलब सेलेक्टिव लिसनिंग ना करें। मैं बता यहां तक की स्टेट कर रहा हूं, बच्चे ने लगा दिया 66 वाले पे भी कि सर ने क्या कहा था कि 136 से ज्यादा आंसर मार्क नहीं करोगे। तो मैंने कहा कि यहां पे मिस्टेक दिखा के बता रहा हूं। वजह कि जब हमारे पास कोई रिजल्ट यहां पे ऐसी संख्या आ जाती है कि वो एक संख्या की बजाय कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे कॉम्बिनेशन से वो कंडीशन सॉल्व होती है, तो फिर अपने आप डीजनरेसी बढ़ जाती है। और यही हुआ था 66 वाले केस में जो मैंने पीछे प्रॉब्लम कराई थी, याद आ रहा है? उसमें कॉम्बिनेशंस कई सारे बन गए थे। उसमें आपको याद हो 66 वाले एक्सप्रेशंस में जब nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर को हमने 66 किया था तो हमारे पास 12 फोल्ड डीजनरेसी आई थी। स्टैंडर्ड क्वेश्चनों की तो डीजनरेसी भी आप याद हो। अगर क्वेश्चन ऐसा कैसे आ जाए तो पेन भी मत लगाना, 12 फोल्ड डीजनरेसी याद करके जाओ, सीधा मार्क कर दो। वहां तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनाने का समय बच जाएगा। अभी भी नहीं समझे? यहां पे आपके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। आप कहोगे सर यहां कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पाएगा? यहां कॉम्बिनेशन का इसलिए नहीं बन पाएगा, आपके पास विकल्प ही नहीं है 1 2 3 से अलग। आप कहने लगो सर मैं तो और कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो मैं कहूंगा तुम्हारे लिए चैलेंज है, बना लो भाई। कैसे बनाओगे? सेटिस्फाई तो करोगे? आप पे कुछ विकल्प बचेगा ही नहीं, आप खुद ही कहोगे सर यही विकल्प बचा है बस। बात समझ आ गई? तो डीजनरेसी में यहां तक जो भी आंसर है। अब देखो जैसे क्या कहेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी 6 होती है। वहां पर आंसर दे देगा 3rd एक्साइटेड स्टेट, 2nd एक्साइटेड स्टेट, 4th और 5th। तो 5th आंसर मार्क कर दो। आपसे पूछता है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी डीजनरेसी 3 नहीं है। तो आपके सामने लिखी हुई है स्टेट। 1st एक्साइटेड स्टेट की 3 है, 2nd एक्साइटेड स्टेट की 3 है, 3rd की भी 3 है। आपके पास आपको खुद ही पता चल गया, या तो आंसर उसमें फिर 4th मार्क करना है, या 1 मार्क करना है, या आपको 5th मार्क करना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 हमें स्टेट दे दे और कह के इनमें से मैक्सिमम डीजनरेसी किसकी होती है। आप पेपर से पहले सोचना शुरू कर दें। पेपर में नहीं, पेपर में तो आप पहले सोच चुके होंगे। हमारे सिलेक्शन ना होने का एक सबसे मेजर कारण यह होता है कि पेपर में सोचते हैं कि आज सोचेंगे। आज नहीं सोचना, उससे पहले सोचना है। जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस पर मोस्ट प्रॉब्लम्स जो आप क्रिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पहले सोच लें। वहां पर पेपर में फिर आपको लगेगा कि ये तो आप बहुत पहले सोच चुके थे, जो आज एग्जामिनर तो आपके सामने ला के रख रहा है। अगर आप उसने क्वेश्चंस को 2nd और 3rd एक्साइटेड स्टेट तक पूछ लिया है तो नेक्स्ट उसका हमला जो होने वाला है एग्जामिनर का, वो 4th और 5th पर होने वाला है। और बच्चा क्या करता है, एग्जामिनर ने भी 3rd तक पूछा, तुमने भी 3rd तक सोच के छोड़ दिया और आप अगली बार फिर डिफीट मारोगे। क्यों? क्योंकि उससे आगे आप बढ़े ही नहीं, और जरूरत क्या है उससे आगे बढ़ने की है। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और देखो, इसमें क्वेश्चनों की भरमार है। मैं आपसे कहूंगा कि क्या भरमार है। भरमार यह है कि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्हें मैं कहूंगा ऐसे पूछे जाते हैं कि पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स के अंदर है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर इवन है। फिर कहेगा आप बताइए इनमें से एनर्जी कौन सी पॉसिबल है, कौन सी नहीं। तो देखो ऐसा आंसर दे देगा 3 इवन पॉसिबल है, 6 इवन पॉसिबल है, 9 इवन पॉसिबल है और 11 इवन पॉसिबल है। फिर कहेगा इन चारों में से कॉम्बिनेशन बताइए, तो कौन सी पॉसिबल थी, कौन सी नहीं थी।
तो आपको ये पता चल गया कि ये चारों ही पॉसिबल है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चारों ही दे दे, उनमें से हो सकता है एक इनमें से ले ही ना। उसने कह दिया 3, 6, 9, 10 इवन एनर्जी में से बताइए कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में। बन गया क्वेश्चन। आपको खुद ही पता चल रहा है कि 3, 6, 9, 11 ऐसे चलते हैं, 10 आता ही नहीं। कोई जरूरी नहीं है 3, 6, 9, 10 कहे, हो सकता है वो कहते 2 इवन पॉसिबल है या नहीं है। 2 इवन कहां पॉसिबल है ही नहीं। बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। अब थोड़ा सा और डीप में ले जाता हूं तुम्हें। कहता है पार्टिकल मिनिमम एनर्जी। आज मैं तुम्हें बिल्कुल अप्लाइड कंसेप्ट पे लेकर चलूंगा। सुबह सुबह के समय को पूरा का पूरा यूटिलाइज करो, अपने इस दिमाग को क्या करके रखो, इसे पूरा खोल के रखो, पूरा खोल के रखो। इतना खोल के रखो कि एग्जामिनर जो आगे फ्यूचर में पूछने वाला है 10 साल बाद भी जब आप क्वेश्चन को देखो तो ये सोचो कि ये तो मैंने आज से 10 साल पहले सर ने बता दिया था। और तुम देखना जब भी पेपर आएंगे, जब तुम क्वालिफाई भी कर जाओगे, प्रोफेसर भी बन जाओगे, तो तुम्हें कहीं में याद आ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो सर कब बता देते थे कि जब आएंगे। तो मैं आगे तुम्हें 10 साल की लाइन बता दे रहा हूँ कि एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है, तो उससे पहले सोच लो। कहता है पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में है, 2 डायमेंशनल बॉक्स में, 3 डायमेंशनल बॉक्स में, हर बार साइज ए है। कहता है तीनों में मिनिमम एनर्जी की रेशो बताइए क्या होगी। बिगर पेन लगाए आपको आंसर मार्क कर देना चाहिए 1, 2, 2, 2, 3। क्यों? मिनिमम एनर्जी 1 डायमेंशन में होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 2D में होगी 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, और 3D में मिनिमम एनर्जी कितनी बन रही है 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो रेशो तुम्हें खुद पता चल रही है 1, 2, 2, 3 चल रही है। अब तुम ये सोचो कि सर केवल इतना ही सोच पाओगे, नहीं, मैं इससे भी ऊपर सोच पाऊंगा। वो कह सकता है फर्स्ट एक्साइट स्टेट में आप एक बार आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, एक बार 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, तीनों बार साइड ए है तीनों के लिए। कहता फर्स्ट एक्साइट स्टेट में एनर्जी रेशो निकालिए। अब आपका आंसर बदल जाएगा। मैं उस एग्जामिनर को स्कोप दे रहा हूं जिसने कभी क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन मैं आपको ये भी स्कोप दे रहा हूं कि आप भी सोचे और वो एग्जामिनर भी सोचे कि आगे क्या सोच सकता है। तो आपको वहां पर ये पता चलने लगेगा कि आपने फर्स्ट एक्साइट स्टेट में तीनों केसों में आपको निकालनी आनी चाहिए, रेशो निकाल लो। मैंने तीनों केसों में बता रखी है। आप कहोगे सर बिगर पेन लगाए सिखाओ, तो मैं बिगर पेन लगाए सिखाए देता हूं। जब तुम 1D में जाओगे तो 4E1 होगी, जब आप 2D में जाओगे तो 5E1 होगी, और 3D में जाओगे तो तुम्हारे सामने लिखी है कितनी, तो रेशो 4 to 5 to 6 आएगी फर्स्ट एक्साइट स्टेट की। देखो क्वेश्चंस कहां होते हैं, क्वेश्चन ही होते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चनों के तो स्कोपों पे स्कोप है। तुमने सोचा सर आपने ग्राउंड और फर्स्ट के लिए कहा था, उस एग्जामिनर ने क्या किया और चालाकी दिखा दी, उसने क्या किया सेकंड एक्साइट स्टेट में कंपैरिजन करा ली। तो मैंने तुम्हें उसका भी ट्रिक बता रखा है। तीनों केसों में तुम्हें निकालनी आती है, तीनों की निकाल कर अपना कंपैरिजन करके रेशो निकाल लो। अब ये क्वेश्चंस तुम कहोगे कि बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगा ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन आप अपने दिमाग को ओपन रखें। क्वेश्चंस आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि एग्जामिनर स्कोप ढूंढ रहा है नए नए क्वेश्चंस का, और आपको क्या सोचना है। उसने क्वेश्चन में कहा पार्टिकल 3D बॉक्स में है, साइज ए है, पहली 5 एनर्जी स्टेट का एनर्जी आइगन वैल्यू का सम बताइए। बन गया क्वेश्चन। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे सब एनर्जी लिखी हुई है, सबका एडिशन कर दो। 3 + 6 + 9 + 11 + 12, इन सबको ऐड कर दो इवन। आप कहोगे कि सर 5 का नहीं पूछा था, उसने 4 का पूछा था पहली का, तो आप 4 तक का ऐड कर दो। उसने कहा पहले 3 एनर्जी आइगन वैल्यू का सम बताइए, तीनों का कर दो। 2 का पूछा है, ये कर दो। 2 का आ चुका है, इसलिए मैं स्कोप कहां तक दे रहा हूं, 3rd तक, 4th तक, 5th तक। और तुम कहोगे सर 6 और 7 पर चले जाओ,
तो मैं कहूँगा कि 6-7 तक एग्जामिनर अभी नहीं जाएगा। क्यों? वो तुम्हारा दम भी नहीं निकालना चाहता। कभी तुम ये सोच रहे हो कि वो कतई दम निकालना चाहता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उस स्कोप को भी तुम्हें दिए देता हूं कि तुम उसमें भी मत घबराना। क्या करना, 5th तक आ गए हो, अगली 6 तक एनर्जी निकाल लो, 7 तक निकाल लो। लेकिन एग्जामिनर पेपर सेट करते समय एग्जामिनर इतना भी समझदार होता है कि वो ये भी कोशिश करता है कि पेपर समय में कवर भी हो जाए। सपोज किया उसने कहा पहले 10 स्टेटों का एनर्जी आइगन वैल्यू सब निकालो, तो मैं ही पहला शख्स हूंगा जो तुमसे कहूंगा कि तुम्हारे क्वेश्चन को सिलेक्शन कराने के लिए नहीं पूछा गया, रोकने के लिए पूछा गया। बात को समझ रहे हो? मैं ही मना कर दूंगा, तुम्हें आता भी है निकालना, फिर भी मैं कहूंगा मत निकालो भाई। तुम कहोगे सर क्यों मना कर रहे हो? पता चला 15 मिनट चले गए। 15 मिनट कहां से लाओगे, 20 मिनट कहां से लाओगे निकाल के कॉम्बिनेशन बना? तुम्हें पता भी है कि ऐसे ऐसे मैं कर लूंगा, लेकिन मैं ही खुद ये कहने वाला पहला शख्स हूंगा जो ये कह रहा हूंगा कि नहीं, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब हमारा इनपुट ज्यादा लगने वाला है, आउटपुट हमें कम मिलने वाला है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया किससे जाता है? लेसर इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, वो सदा याद रखना। बात समझ रहे हो? बिजनेस का फंडा चलता है कंपटीशंस की दुनिया में। बिजनेस कहां फायदा हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है, वो पेपर हैंडल में समझाता हूं। क्यों जी, बोर तो नहीं हुई टॉपिक पे? मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे। मेरा तो यही प्लस पॉइंट है, मैं ऐसी चीजें एंजॉय करता हूं जहां इमेजिनेशन शुरू हो जाए, जहां आप सोचना शुरू करो कि कहां कहां नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर कहोगे सर थोड़ी सी इजी कर दो, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल बता रहे हो। चलो इजी कर देता हूं। कहता है कि पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में है, साइड ए है, पहली 3 एनर्जी का प्रोपोर्शनल रेशो बताओ। E1 to E2 to E3 पूछा है। आंसर लगाओगे 3, 6, 9, मीन्स 1 to 3। तुमने सोचा अब स्कोप खत्म हुआ, सर ने तो अब सब कुछ खत्म कर दिया। लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, सदा रहेगा। ऐसे पूछ लेगा, आप बताइए जो एनर्जी इंटरवल है वो इक्वल नहीं रहेगा। एनर्जी इंटरवल किस किस के बीच में एनर्जी इंटरवल इक्वल नहीं रहेगा? आंसर देगा FES और GS का इंटरवल, SES और FES का इंटरवल, 5th का और 3rd का इंटरवल, और 4th का और 3rd का। 4th और 3rd का E बना रहा है अंतर, अब बाकी सब जगह 3 बना रहा था। बन नहीं क्वेश्चन? ये तुम्हारी किसी बुक में नहीं मिल रहे, ये ललित सर के ब्रेन से पैदा हो रहे हैं। और तुम्हें क्या बताने का प्रयास है? तुम्हें ये बताने का प्रयास है कि ब्रेन से क्वेश्चन पैदा कैसा होते हैं। इसे कहते हैं त्रिनेत्र खुल जाना। जब आप क्या करते हो, जब सामने चीजें आपके सामने खड़ी होती हैं तो आप उन पर कितना सोच सकते हो। जब आप सोचना इस तरीका से शुरू कर दोगे तो आपके लिए सिलेक्शन ऐसी चीजें होंगी कि जो आपको ये लगेगा कि इसमें कुछ आता ही नहीं पेपर में। और नहीं तो हर बार ये कहोगे पेपर तो बड़ा टफ आया था सर। अक्सर बच्चे पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं टफ आया था। वो टफ कुछ नहीं होता, वो यही होता है कि तुमने पहले से नहीं सोचा क्या क्या आ सकता है। यूट्यूब पे सॉल्यूशन डालना होता हूं, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, ऐसे नहीं आया था सर, ऐसा आया था, ऐसे नहीं आया था, ऐसा आया था। सवाल याद नहीं होते। सक्सेस का दूसरा रास्ता ये होता है, मुझसे कोई पूछता है कि सर सिलेक्शन का एक शॉर्टकट रास्ता बताओ, वो हर बच्चा सेलेक्ट होने वाला जो पूरे पेपर को आकर लिख देगा। अगर तुम पेपर को देकर आने के बाद पेपर को लिख सकते हो कि पेपर में क्या पूछा गया था, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। मैं लिख के दे दूंगा। आप पेपर लिख ही नहीं सकते। अगर आप पेपर लिख रहे हैं इसका मतलब आप जानते हैं, क्योंकि आपको फिर पता है कि हर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था। यही तो सिलेक्शन का रास्ता है। और अगर आप पेपर से देकर आने के बाद में ये कहते हैं मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, फिर रिजल्ट भी मत देखना, फिर रिजल्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन ही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो पता होनी चाहिए। तुम बार का हम रिटन एग्जाम दे के आए थे, हमें पता था। जैसे ही पेपर आया हमने घर पे आने के बाद में 2 घंटे में पूरे के पूरे जितना पेपर था सारा लिख दिया था। ये क्वेश्चन थे, हर बुक से लिख दिए थे, हर बुक के हर टॉपिक से लिख दिए थे। तो हमें पता था सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं, क्योंकि सब पता रहता था पेपर में क्या आया। हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे, वो कहते थे भाई ये क्वेश्चन कौन सी बुक का था, जो ये भी नहीं बता पा रहा कि भाई कौन सी बुक से पेपर आ रहा है क्वेश्चन, तो कैसे सिलेक्शन होगा।
तुम सीरियस हो गए क्योंकि सिलेक्शन समय चाहिए, है ना। तो यहाँ इस पे कुछ क्वेश्चंस चाहो तो मुझे बताओ। मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कई बार क्वेश्चंस इजी कैसे पूछ लेता है। पूछेगा जैसे ए दे देगा, कह देगा एक इलेक्ट्रॉन है, क्यूबिक बॉक्स में छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक क्यूबिक बॉक्स में छोड़ दिया, क्यूबिक बॉक्स की जो डायमेंशन है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। देखो क्वेश्चन बना रहा हूं, इजी बना रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन है, क्यूबिक बॉक्स में छोड़ दिया और क्यूबिक बॉक्स की साइज 1 एंगस्ट्रॉम है। पूछता उसकी एनर्जी निकालो। अब जैसे ही एनर्जी निकालो तो ये मत सोचना कि पहले ये नहीं पढ़ोगे कहां पूछी है एनर्जी। बच्चे पढ़ने में फिर गलती करते हैं। पूछ रहा हो ग्राउंड स्टेट की, निकाल ले एनर्जी फर्स्ट की, पहले देख लो किसका पूछा है। या कोई जरूरी ना कोई ये पूछ रहा हो, कह रहा हो कि पहली 3 स्टेटों का एनर्जी सब निकालो। एक इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम के क्यूबिक बॉक्स में डाल दिया। अगर वो पहले 3 स्टेटों में पूछ रहा है तो तीनों को ऐड कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, ए की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम रख दो, एंगस्ट्रॉम में मीटर को बदलो, जूल में आंसर आएगा, जूल में आ जा फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। किससे डिवाइड करके जूल को? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बात कुछ समझ में आ रही है या सब ऊपर से जा रही है? अब इसी क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, फिर पता है ऐसे आंसर आते हैं कई बार, मुझे हंसी भी आती है। वो आंसर में देता है जो आंसर है 1 जूल है, फिर कहता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ कहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कई बार लिख रहा होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो बहुत चालाक होते हैं वो ये सब जानते हैं कि अगर एंगस्ट्रॉम के में डाला है ना तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है। अब ये चीजें पता है क्या है, ये कहते हैं कॉमन सेंस होता है। एक गुस्सा कहां आता है बच्चों पे, पता चला एंगस्ट्रॉम के में डाला, इलेक्ट्रॉन को डाल दिया और आंसर मार्क कर रहे गीगा में आएगा जी। वो बेसिक फंडामेंटलों को भी यूज नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ गई? सीरियस हो रहे हो इसलिए टॉपिक है बदल रहा हूं, नहीं तो इसमें मुझे मजा आ रहा था। और तुम्हें कहां ले गया था मैं? ऐसे एस्पेक्ट पे ले गया था जहां से क्वेश्चंस आएंगे, जहां क्वेश्चनों की संभावना ऑलवेज बनी रहेगी। एक चीज तो मैं सदा ही बताता रहा हूं, उसको तो कभी भूलना ही मत। एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, वेव फंक्शन पूछ लेगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। बात समझ में आ गई? अब मैं अप्लाइडों में रहूंगा आज, अब तुम्हें आगे कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज क्या पढ़ाऊंगा? अप्लाइड, है ना। क्योंकि मुझे उम्मीद है ये सब आपने नोट कर लिया होगा और इसमें तुम एंजॉय कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो तो करना सीखो भाई, है ना। फिजिक्स बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैंने इस सब्जेक्ट को ऐसे एंजॉय कर रहा होता हूं कि जैसे रिसर्च वाला प्रॉब्लम बनाता है, ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करें। जैसे ही आप प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं तो मेरा एक बेस्ट डायलॉग जिसे मैं अक्सर लेक्चरों में बोलता हूं, दुनिया का बेस्ट प्रॉब्लम क्रिएटर क्या होता है? बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो प्रॉब्लम क्रिएटर बनो। किसका? फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएटर बन रहा है, जिंदगी में नहीं। कभी दुनिया के रास्तों में प्रॉब्लम पैदा करो। बात समझ आई? नहीं आई? दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया के रास्तों में कांटे पैदा नहीं करने। मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन पे जा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि उस क्वेश्चन को तुम एंजॉय करोगे और उस पर सोचोगे फिर से। क्या करता हूं, एक इसमें 3D बॉक्स में क्यूबॉइड पे प्रॉब्लम बनाता हूं तुम्हारे लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। क्यूबॉइड बॉक्स, तो एनर्जी का क्यूबॉइड बॉक्स में जो एक्सप्रेशन होता है उसे मैं सीधा यूज कर रहा हूं। ऑलवेज मैं हर लेक्चर में एक बात बोल रहा होता हूं, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। आधा सक्सेस का रास्ता फॉर्मूलों से जाता है। आपका 50% सिलेक्शन उस दिन हो जाता है जिस दिन आपको फॉर्मूले याद होते हैं। और फिर मैं कहूंगा सेलेक्टर को फॉर्मूले ही याद होते हैं। सेलेक्टर पर 2 चीज होती हैं, तीसरी कुछ नहीं होता। तुम मुझसे पूछोगे, तुम सोचोगे सर जितना विजन दे रहे हैं, जितने क्वेश्चन सोच रहे हैं, उसका विजन इतना बड़ा पहुंच गया है। रेयर टू रेयर है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होगा, लेकिन रेयर है। फिर सिलेक्शंस होते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनका विजन इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्वेश्चंस खुद क्रिएट कर लें, बहुत सारी प्रॉब्लम खुद बना लें। वो बहुत रेयर होते हैं, मुश्किल से जितने सेलेक्ट होते हैं उनमें 10% मैक्सिमम।
90% सिलेक्शन कौन लेते हैं? दो तरीका के बच्चे लेते हैं। एक वो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं 90% में जिनको फॉर्मूले याद होते हैं, और दूसरा उनके पास ये होता है कि फॉर्मूले भी याद होते हैं, सारी बुकों पर उनकी एवरेज कमांड होती है, और तीसरा उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और कैलकुलेशन शार्प होती है। अगर ये चार गुण किसी के अंदर हैं, कैलकुलेशन में शार्प है, फॉर्मूलों को याद कर लेता है, और तीसरा क्या है कि लगातार समय बुकों पर दे रहा होता है, उसके साथ अगली जो बहुत ही प्लस पॉइंट है वो उसका यह है कि कैलकुलेशन फास्ट भी करता है और एररलेस करता है। ऐसे बच्चे के लिए सिलेक्शन बहुत ईजी होता है। एवरेज उसकी सारी बुक तैयार है, पेपर में जाता है, आराम से सिलेक्शन ले लेता है। सबसे आसान तरीका सिलेक्शन का ये है। तब क्या है, क्वांटम में घुस गए तो क्वांटम से ही बाहर नहीं आ रहे। आपको तैयारी में, मुझे तो अधिकार है कि मैं किसी बुक में कितना ही घुस जाऊं। क्यों? मुझे कौन सी नौकरी पानी है? मेरे पास तो है ही नौकरी, तो तुम्हें पानी है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास ये स्कोप नहीं कि तुम कितना ही अंदर घुस जाओ। मैं ही तुम्हें घुसाने के बाद में कहूँगा कि निकल के आओ। क्यों? क्योंकि क्वांटम में अगर तुम्हारा अट्रैक्शन पैदा हो गया तो तुम और बुकों को पढ़ना बंद कर दोगे, और सिलेक्शन एवरेज रूल से होता है। ये मैं देश के उन बच्चों को भी आगाह कर रहा हूं जो सोचते हैं कि सर क्वांटम मैकेनिक्स में माहिर हैं, इनकी वीडियो क्वांटम की देखते रहें। क्वांटम ही ना देखें और भी देखें। बात समझ में आ गई? ये याद रखना है, आपको एवरेज रूल का पालन करना है। चलो, सीरियस से हो रहे हो आज तुम कुछ ज़्यादा ही, है ना? हालांकि जिम्मेदार मैं ही हूं। वैसे बड़े ध्यान से सुनने लगते हो जैसे ही सिलेक्शन की बात होती है ना? पढ़ने की बात होती है तो एक अलग बात है, फिर सीरियस हो या न मत हो। ये किसका क्यूबिक बॉक्स का मैंने एनर्जी फॉर्मूला बना लिया। हाँ जी, कोई दिक्कत है? अब मैं कहता हूं ये मेरे पास में क्यूबिक बॉक्स है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनाता हूं? मैं कहता हूं कि क्यूबिक बॉक्स है, उसकी लेंथ जो दे रखी है डायमेंशन ये है L क्रॉस L बाई 2 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई L बाई 3। इसका मतलब है ये LX दे रखा है, ये LY दे रखा है, और ये LZ दे रखा है। क्या किया आपने? इसकी कैलकुलेशन को अब हमें एनर्जी के लिए करना है। LX हमारा कितना है? L। जब भी ये मल्टीप्लाइड में क्यूबॉइड को दे तो LX को पहला लेना, LY सेकंड लेंथ और LZ थर्ड लेंथ। अब इसमें एनर्जी पूछता है, मिनिमम एनर्जी निकालिए, मिनिमम एनर्जी। फिर कहता है फर्स्ट एक्साइकिल की एनर्जी निकालिए, फिर कहता है सेकंड एक्साइकिल की एनर्जी निकालिए। हालांकि पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, लेकिन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और फिर थर्ड एक्साइकिल, फोर्थ एक्साइकिल पूछ कुछ भी सकता है। हाँ, मिनिमम ग्राउंड की होती है। मिनिमम एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम? एनर्जी के एक्सप्रेशंस को पहले इसमें पुट करते हैं। क्या आ गई वैल्यू? पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या बना बच्चों? L स्क्वायर कॉमन निकाल दूं? ये पुट कर रहा हूं इसमें, क्या बन गया? NX स्क्वायर प्लस 4NY स्क्वायर प्लस 9। कोई दिक्कत आई? कैलकुलेशन कोई एरर हो तो बता दो। अब आपके पास जब आप एनर्जी स्टेट लेने चलोगे तो NX, NY, NZ को वैल्यू देना शुरू करो। मिनिमम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 1 1 रख देना है। ये इसका सबसे जी क्वेश्चन होगा। जब क्या पूछ रहा होगा? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? मैं कुछ देर के लिए पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर को फिर से इवन मान लेता हूं। क्या बना? 14 इवन। ये एनर्जी बन गई। ये हमने इवन ले रखा है, 14 इवन। ये क्या बनी बच्चों? GS। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट। उसके बाद
कहां जाओगे बच्चों? FES, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट। क्या लोगे? NX की वैल्यू को कितना लोगे? अब मैं इस पे एक चीज बताने का प्रयास करता हूं। आपके पास NX, NY, NZ की जो वैल्यू है, उसमें आपके पास 111 के बाद नेक्स्ट विकल्प 3 होंगे। या तो आप 211 रख सकते हैं, या आप 121 रख सकते हैं, या 112 रख सकते हैं। वो 3 कॉम्बिनेशन में तुम्हें ये देखना है कि उसमें से, उस कॉम्बिनेशन से सबसे कम एनर्जी किसमें बनी। जिसमें एनर्जी बनी वही क्या है? फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट है। ये साल हमारी यादगार साल किसके लिए बनानी है हमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन एक यादगार और भी बनाना कि सिलेक्शन भी लेना है। बात समझ आ रही है? कभी क्वांटम की तो यादगार बना दो, और EM की, थर्मल, क्लासिकल, मैथमेटिकल, उनका राम नाम सत्य कर दो। वो भी चाहिए सिलेक्शन में, सबका रोल है, अकेली ये सिलेक्शन नहीं करा सकती। लेकिन तुम्हें थोड़े दिन बाद ये पता चलेगा कि हाँ, अब हमारा क्वांटम का विजन थोड़ा सा पहले से क्या हुआ है? बेहतर हुआ है। अब बताओ भाई, फाइन लगा दूंगा पक्का। किस पे? जिसने यहां गलत बता दिया। इससे तो आगे जाना, 17 इवन ये तो आ चुका। अब आपको, अब ध्यान दो मेरी बात, इसी को तो मैं समझाने को रुक ही रहा हूं, और क्यों रुक रहा हूं। अब ये देखो कि 2 1 1, अब तुम पे अगला विकल्प भी था क्या? एक विकल्प था आप पे 1 2 1, और एक विकल्प क्या था? 1 1 2। ये भी विकल्प थे, NX, NY, NZ, ये ऊपर लिखे हुए। अब इसमें ये देखो, इनमें एनर्जी कितनी बनी? क्यों जी? तो ये हमारी किस किस में बन रही है? मान गए हो इस बात को? करके देख लिया है? कितनी बनी? 22 इवन कर दो सीधा। अब अगली वैल्यू बताओ, किस पे बनी कम? देखो मुझे बताओ। कर लिया? अब आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको वैल्यू देते समय अगर सपोज किया 121 या 112 की ज्यादा आ जाती है तो 311 से चूको मत, आपको मिनिमम बनानी है। बात समझ रहे? अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन भी सुन लो। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ ले। फिर क्या पूछ ले? फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट की एनर्जी पूछ ले, फिर सेकंड एक्साइटिक स्टेट की पूछ ले। ये तो इजी क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर इजी क्यों है? कोई बहुत ज्यादा काम थोड़ा ही था इनमें। अगले क्वेश्चन ऐसे भी शुरू हो जाते हैं। कहता है पहली 3 स्टेट्सों का एनर्जी सम निकालिए। ऐड कर दो। ऐसे पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्यूबॉइड बॉक्स में छोड़ दिया, और कहता है कि लेंथ जो है बॉक्स की 1 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.333 एंगस्ट्रॉम थी। अब कहता है पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी निकालिए। वहां पे कुछ नहीं किया उसने, एल की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम कर दी, कैलकुलेशन बढ़ा दी। लेकिन आप क्या करो, सीधा एल बराबर 1 मत लो, पहले फॉर्मूले को आने दो। किस फॉर्म में? फॉर्मूले को पहले आने दो, इस फॉर्म में आने दो, 14 E1 में। जब 14 E1 आ जाए तो यहाँ पे E1 की जगह पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर तक जाओ, मास इलेक्ट्रॉन का लगा दो, लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम लिखो और आंसर सॉल्व कर दो। उससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। सीख रहे हो बात? तुमने सोचा सर आप तो बार बार इलेक्ट्रॉन ही कह देते हो, अब कैसा करो प्रोटॉन को डालो। कोई बात नहीं, प्रोटॉन को डाल दो, मास ही तो बदलना है। आपका मास प्रोटॉन का ले लेना।
किसी को भी डाल दो। डालने को हमारे लिए भी कह सकता है कि एक इंसान डाल दिया क्वांटम मैकेनिकली, कुछ भी कह देगा। कहने में क्या है, काल्पनिक क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें डाल नहीं सकते। तुमसे कहा गया एक इंसान जिसका मास इतने ग्राम था, या ग्राम में तो होगा नहीं, किलोग्राम में होगा, इतने किलोग्राम का इंसान था, उसे डाल दिया गया एक एंगस्ट्रॉम के क्यूबिक बॉक्स में। अब वो तो खुद ही हास्यास्पद लगेगा क्या, कि आएगा कैसे आएगा कैसे। तो कुछ चीजों में ऐसे क्वेश्चन वो बनाता नहीं है, क्योंकि जिस पर हंसी आए, तुम्हें भी आए और मुझे भी आए। लेकिन अगर उसने कह दिया कि तुम्हें डाला गया है, तो तुम्हें सॉल्यूशंस जो तुम्हें डाल के ही करना है। फिर मास वहां पे हमारा आएगा, लेंथ वो आएगी। फोटोन को तो डालेगा ही नहीं। फोटोन को डालेगा तो झगड़ा कैड़ा हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस बेहतरीन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या दो पार्टिकल को डालें? अगर सपोज किया वो कहता है कि दो पार्टिकलों को डालना है, तो फिर क्या करो? सपोज किया फिर आपको उन पार्टिकलों की नेचर बतानी पड़ेगी कि वो बोसोन है या फर्मियोन है। अगर इसी केस में कहा उसने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, अगर उसने कहा दो बोसोन है, मिनिमम एनर्जी बताओ, एक की निकाल ली यहां पे, कहां 14 इवन, और उसका ट्वाइस कर दो, क्योंकि दोनों एक में रह जाएंगे। फिर कहने लगा उसकी फर्स्ट एक्साइड की स्टेट निकालो दोनों की, एक को इसमें डालना, एक को इसमें डालना। नहीं आई बात समझ? कल मैंने क्वेश्चन शुरू करा दिए थे ऐसे कराने, याद करो। तो डालते रहो, क्या आफत आ रही है। पहले दोनों को एक में डाल दो, एक की एनर्जी निकालो, ट्वाइस कर दो। जब फर्मियोन्स आने लगे, कहने लगा दो पार्टिकल हैं और फर्मियोन्स हैं और स्पिनलेस हैं, फिर एक एक डालो। दो के लिए अगर एनर्जी पूछता है तो इन दोनों एनर्जियों का सम होगा। इसी केस के लिए अगर पूछता तो सब कुछ बदलता है, शब्द बदलता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बदलता है, सॉल्यूशन का पैटर्न बदलता है, लेकिन बेसिक फिजिक्स नहीं बदलती। बेसिक फिजिक्स ऐसे ही चलती है। बस ये इसी को कंसेप्ट कहते हैं। एक कहता है कि सिलेक्शन बहुत ईजी है। कौन कहता है? जो कंसेप्ट में माहिर है। और कौन कहता है सिलेक्शन बहुत भारी है? जो कंसेप्ट में बहुत डाउन है। रास्ता कंसेप्ट से जाता है। यही कंसेप्ट ही तो है जो पढ़ा रहा हूं। ये कंसेप्ट के कैसे क्वांटम के कंसेप्ट पैदा होते हैं, कैसे उन्हें फिर अप्लाई करें। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चंस नहीं होता, ऑल द टाइम होता है, हर समय होता है क्वेश्चन। हम जहां ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इस पर क्वेश्चन नहीं है, तो हम बहुत गलत रास्ते पर होते हैं। अब तुम सोचोगे कि सर ने एक ही क्वेश्चन बताया, मैं बताऊं इस पर मैं चाहूं तो 50-100 क्वेश्चन बना दूं। तुम कहोगे सर बनाओ और बनाओ। मैं कहूंगा कि कोई जरूरी है मैं यही लेंथ लेके चलूं? मैं यहाँ L/2 कर दूंगा, मैं यहाँ L/3 कर दूंगा, मैं यहाँ L/4 कर दूंगा, फिर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मुझसे ये पूछोगे कि क्या क्वेश्चनों के आंसर बदल रहे हैं? नहीं, पैटर्न तो नहीं बदल रहा, आंसर जरूर चेंज होंगे। आंसर जैसे ही आप डायमेंशन चेंज करेंगे बदलेगा, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। पैटर्न एक ही काम करेगा। इसलिए क्वेश्चनों पे एक ही चीज आपको सोचनी है कि पैटर्न को सीखना है। क्या सीखना है? पैटर्न। इस पैटर्न का क्वेश्चन आया तो हमें कैसे करना है, और फिर हमारी राहें अपने आप इजी हो जाएंगी। फिर देखो कैसे क्वेश्चंस। आप ये मत सोचो कि यहां खत्म हुआ। मैं क्या कहूंगा, ऐसे पूछ लूंगा कि एक हमारा 2D बॉक्स है, 2D R बॉक्स, R का मतलब क्या, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और एक हमारा है, और इसकी डायमेंशंस बता दी L×L/2। एक मैंने कहा 3G बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस बता दी L×L/2 × L/3। कहा इनकी जो रेशो है, बातें बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी, बातें शुरू हो गई हैं। फर्मियों का जैसे अगर स्पिन की बात करें तो दो पार्टिकल एक स्टेट में भरना शुरू कर देना। अगर फर्मियोस के स्पिनलेस के तो एक स्टेट में एक को रखना है, और जैसे कहे कि स्पिन कंसीडर करनी है तो दो को भरना है। क्योंकि फिर क्वांटम स्टेट के केस में अगर स्पिन को कंसीडर करके चलोगे तो उसके अंदर एक क्वांटम स्टेट में S बराबर हाफ की करस्पॉन्डिंग MS की वैल्यू 2 हो जाएंगी, हाफ और -हाफ, तो दो पार्टिकल फिल किए जा सकते हैं। स्पिनलेस फर्मियोस को नहीं भरा जा सकता एक साथ,
स्पिनलेस फर्मियोन्स का मतलब होता है कि उनकी फर्मियोन्स तो नेचर है लेकिन स्पिन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को हमें देखना पड़ता है। इसमें क्वेश्चंस में 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स और 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स दे दिए। फिर उसने कहना शुरू किया आप दोनों की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की रेशो बताइए। बन गया क्वेश्चन। अब तुम्हें मैं क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन इन क्वेश्चनों के स्कोप बरकरार बने हुए हैं। तुम ये मत सोचना कि एग्जामिनर इन क्वेश्चनों की तरफ नहीं जाएगा। जब यहां पूछ चुका होगा, एक चीज पर तो मैं 100% श्योर हूं, एक क्वेश्चन तो सदा आता ही रहेगा, आज भी आएगा, वो आज से 10 साल तक भी आएगा। पार्टिकलों को फिल कराने वाला, बोसोनों को फिल कराएगा, फर्मियोन्स को फिल कराएगा और वहां संख्या बदलता रहेगा। बात को समझ रहे हो? अब इसमें क्या करना है, एक बार मिनिमम एनर्जी स्टेट के लिए पूछा है L × L/2 में, इसके लिए एनर्जी निकालने जाए, किसका फॉर्मूला लगा के? 2D का, 2D रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m nx² अपॉन lx² प्लस ny² अपॉन ly²। lx की जगह l रखते हैं, ly की जगह L/2 रख दें और मिनिमम के लिए nx और ny टीजर की वैल्यू 1 ले दें। डर रहे हो क्या? इसमें भी यही कर दो, ये तो तुम्हारे सामने ही है सॉल्यूशन इसका, दोनों की रेशो निकाल ले डालो। मैं आंसरों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम मुझसे कहोगे सर आप आंसर में क्यों इंटरेस्टेड नहीं रहते, ये तुम्हारा काम है। मैं एज ए टीचर कभी महसूस करता हूं इस चीज को कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना तुम्हें, मैथमेटिक्स तो तुम्हारा काम है, मेरा तो काम यह है कि मैं तुम्हें कंसेप्ट जनरेट करके बताऊं कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्रिएशन इज द की, इमेजिनेशन बढ़िया रखो, आप नए से नए क्वेश्चन सोचो, वहां तक सोचो जहां एग्जामिनर चल रहा उससे भी 2 कदम आगे तक। और एक काम में मैं कभी नहीं करा पाऊंगा, ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन में कभी नहीं करा पाऊंगा जो कैलकुलेशन में बहुत पुअर है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उन्हें जो सिलेक्शन करा दे। सिलेक्शन का रास्ता कैलकुलेशन से जाता है, तुम्हें करनी है। और क्या क्या करना है, आपस में आंसर मिलाने। मुझे कौन सा पेपर देना जाके, मुझे कौन वहां जाके गुणा भाग करनी है, वो काम तुम्हारा, तुम करो अपने आप। बात समझ गए? हाँ, उस पर तो मैं कभी काम ही नहीं करना चाहता। अब अगला क्वेश्चन शुरू, इजी क्वेश्चन कर देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन। और अगर इसे भी नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन और भी चांस घटेंगे तुम्हारे। एक क्यूबॉइड बॉक्स है, पेन नहीं चलाओगे, मुझे सुनोगे बस, क्योंकि आंसर उसका ऐसा कुछ आना ही नहीं। एक क्यूबॉइड बॉक्स है, एक बार तो उसमें डाल दिया इलेक्ट्रॉन को, एक बार डाल दिया प्रोटॉन को, कहा बताओ भाई एनर्जी किस में ज्यादा? एनर्जी बराबर होगी, एनर्जी इसकी ज्यादा होगी प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्रोटॉन से, और कह नहीं सकते। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। लेंथ सेम, जो हल्का उसकी एनर्जी ज्यादा, E प्रोपोर्शनल टू 1/m है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब तुमने सोचा ऐसे ना पूछे, दूसरी तरीका से पूछ ले, कितने गुने ज्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी जितना प्रोटॉन से, जितना प्रोटॉन जितने गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से उतने टाइम्स होगी। 1.8, हाँ 3637 इसी रेंज में आता है। हाँ, अब बात समझ गए हो? ये जी क्वेश्चन था तुम्हें खुश करने वाला। हाँ, खुश करने वाले भी आते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? ये तो एक तरीका से ये सोचो जैसे बच्चे को टॉफी और चॉकलेट खिला रहे होते हैं, पुचकार रहे होते हैं कि सर ने कुछ ज्यादा गिफ्ट में चले गए, चलो आसान पे ले आया। अब तो मैं फिर और थोड़ा मुश्किल करता हूं, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं करता और मुश्किल भी करता हूं। क्या कहता हूं? एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्यूबॉइड बॉक्स में है, क्यूबॉइड बॉक्स में, और मैं पूछता हूं कि भाई क्यूबॉइड बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका जिस क्यूबॉइड बॉक्स में उसकी लेंथ इतनी है, अब उसकी एनर्जी बता दीजिए। क्यूबॉइड बॉक्स की डायमेंशन बता दी मैंने, कुछ भी बता सकता हूं। अब सपोज किया ये डायमेंशन दे दी, तो मेरा काम कुछ बचा ही नहीं। 14 E1 मेरा आंसर था, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml², मास इलेक्ट्रॉन का पता है, लेंथ में बता ही दूंगा कितनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसी में डाल रहा हूं और उसकी लेंथ बता दूंगा, आप सीधा आंसर सॉल्व करके मार्क कर दें।
ये जी क्वेश्चन था, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। प्रोटॉन को रख दिया इसी डायमेंशन पे, तो प्रोटॉन का मास ले लो। अल्फा पार्टिकल को डाल दे तो अल्फा का मास ले लो, जिसको भी डाल दे उसी का मास ले लो, बस। ऐसे पूछ लेगा, एक क्यूबिक बॉक्स है, एक क्यूबिक बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन डाला और क्यूबिक बॉक्स में 1 एंगस्ट्रॉम के बॉक्स में डाला, इसकी मिनिमम एनर्जी ई मिनिमम E1 है। दूसरा भी क्यूबिक बॉक्स में डाला, लेकिन आपका प्रोटॉन डाला, लेकिन ये 2 एंगस्ट्रॉम के में डाला, इसकी ई मिनिमम E2 है। अब कहता है E1/E2 की वैल्यू निकालो। तुम कहोगे सर मुश्किल क्वेश्चन था, मैं कहूंगा कुछ भी मुश्किल ना, इसमें क्या मुश्किल है, बस क्या करना है, आप क्यूबिक बॉक्स की पहले मिनिमम एनर्जी के एक्सप्रेशन पे जाओ और एक बार तो लेंथ को 1 एंगस्ट्रॉम ले लेना, इलेक्ट्रॉन का मास लेना, वहां उसको एनर्जी E1 कह देना, और बिगर पेन के लगाना पड़े तो हम कैसे आंसर लगाएं, बिगर पेन के, सॉल्व भी ना करें। बताना कैसे करोगे? हाँ जी, क्या आंसर लगाओगे बिगर पेन लगाए? बिल्कुल 4 नहीं है। ई आंसर इसका ऐसा सॉल्व होगा, E1 M1 L1 स्क्वायर इजकल टू E2 M2, ऐसा जाएगा ये आंसर। अब होगा ये सॉल्व, अब हो गया ये सॉल्व। क्या किया मैंने? इक्वलाइज कर दिया, यस, ई का फॉर्मूला यूज किया और वहां पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और वो जो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे दोनों। अब E1/E2 निकालने में कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? M2 M1 तो मैं पता ही है मास प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के, L2 L1 क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या सिखा रहा हूं? जो आए नहीं आएंगे, अपने विजन को खुल के रखो, जहां तक पूछना चाहे वो भाई पूछ ले, हम तो तैयार बैठे। अब जब वो प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को उसमें घुमाएगा तो तुम्हें ललित सर जो याद आने चाहिए कि सर तो पहले उसमें डाल रहे थे उस दिन हमें जन पता ना, हम सोच रहे थे, या कुछ लोगों के क्या हो रहे होंगे, यहां से सोच रहे होंगे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, कब हो रही है ऐसा भी तो होता है, क्यों जी? ये दिमाग उन क्षेत्रों से भागता है जहां इसे थोड़ा सा कष्ट पड़ता है, और कहां जाता है? ऐसी जगह जाने का प्रयास करता है जहां पे इसे रेस्ट मिल जाए, और इसकी बदकिस्मती ऐसी है कि इसे बेचारे को रेस्ट ही नहीं मिलता। इसका वेव फंक्शन तभी जाके 0 होता है जब क्या हो जाता है। तो आज की ये जो वीडियो मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें मैं डिस्कशन दे रहा था पार्टिकल जो है क्यूबिक बॉक्स पे, क्यूबॉइड बॉक्स में, और इसके कंपैरेटिव स्थिति भी बता रहा था कि इस पर क्या फ्यूचर स्कोप है, क्वेश्चंस के क्या क्या बन सकते हैं। तो आप क्या करें कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाएं तो आप वहीं पे ना रुके जहां पे क्वेश्चंस आया है, उस पर 2 स्टेप बढ़ के सोचने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चंस आगे आएंगे, ये 100% है, वो कब आएंगे वो मैं नहीं कह सकता, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। आपको सोचना बस इतना सा है कि फर्दर क्वेश्चन के क्या स्कोप है। अगर आप 2 स्टेप आगे एग्जामिनर से सोच लेते हैं तो फिर सिलेक्शन की राहें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं डिस्कशन चल रहा था पार्टिकल 1D 2D 3D पे, इसको आपने एंजॉय किया होगा। और आगे कुछ जो लेक्चर्स मैं देने वाला हूँ वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के चलेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D 2D 3D। और सबसे बढ़िया लेक्चर जो मैं जिसे पसंद करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग भी पसंद करोगे, वो है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट और उसका कंपेरिजन स्टडी। मीन्स क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और वो कहाँ जाके आपस में एक हो जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे और उसमें ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि बेहतरी क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों है। जब हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स बेटर है क्लासिकल से, तो वो कंपेरेटिव स्टडी से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि कंपेरेटिव स्टडी ये कहती है कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्पेशल पार्ट क्लासिकल है, उल्टा नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। आप क्लासिकल से क्वांटम पर नहीं जा सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से आप क्लासिकल पर कभी भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो श्रृंखला चल रही है इसे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को देखते रहें, लेक्चर्स को, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा से देखें,
और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन्हें रखें, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स एक थिंकिंग सब्जेक्ट है। जितना आप इसमें सोचेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।